चलो पहले इसका हिस्ट्री देखते हैं। एक थे जे 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 थॉमसन, इन्होंने कब दिया था? 1898 में। ऐसे लिख लो, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट में इन्होंने दिया था एटम के विषय में आइडिया दुनिया को, ठीक है। इन्होंने बताया था एटम इज ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन्होंने बताया था कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे ऐसे ऐसे। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ, किसी भी वॉल्यूम में देखेंगे, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम जैसे वी में देखेंगे, चाहे बीच में चाहे कहीं भी, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज ऐसे होता है, इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ताकि इस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो। इम्बेडेड होता है जस्ट लाइक ए वाटर मेलन के जैसे, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। कैसे, जैसे मान लो कि इस दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ बहुत सारा प्रोटॉन है, उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो नेट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये थ्योरी इन्होंने दिया था 1898, और ये कब तक पॉपुलर रहा, 1911 तक। सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, कब तक, 1911 तक, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरे जीनियस हुए, जस्ट लिख लो, ये सब चीज़ कुछ आएगा या नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरे जीनियस थे जिनका क्या नाम था, रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट तो पढ़े ही हो, क्या था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो कुछ ऐसे था, ऐसे था, यहाँ से उन्होंने क्या हुआ, गोल्ड फाइल को पास कराया, तो कुछ जो है कुछ ऐसे हुआ एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था। यहाँ से गया तो ये क्या हो गया, रिबाउंड्स हो गया। जस्ट मैं भी देखा, शुरू किया हूँ, देख लो। रिबाउंड्स हो गया, सम क्या होगा, इससे क्या हुआ, डेविएट हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, लेस डेविएट हुआ, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें डिविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये है हमारे सिलेबस में, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसी पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसी पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। ये कब दिया उन्होंने थ्योरी, 1911 में, ठीक है, 1911 में दिया थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक जीनियस आए जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल आया, तो मैक्सवेल ने अभी अभी हमने जस्ट पढ़ाया था ईएम वेव्स। तो कोई ईएम, मैक्सवेल ने क्या बताया कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। तो इन्होंने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसी से एनर्जी लेगा, यही सोर्स है। तो इसका एनर्जी डिक्रीज होगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, ये भी पढ़े ही हो। तो मैक्सवेल ने इनके थ्योरी को फिर रॉन्ग कर दिया। उसके बाद में, अब इसका डेट तो याद नहीं है, उसके बाद में आए नील्स बोर। और नील्स बोर ने, यहीं से पढ़ना है हमको, नील्स बोर आए, बोर, और उन्होंने सम पोस्टुलेट्स दिया और उस बेसिस पे एटम निकाला, उसका एनर्जी निकाला।
क्या रेडियस क्या है सब निकाला फॉर्मूला। तो फिर इनके थ्योरी को हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, क्यों एक्सेप्ट किया? तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इनके थ्योरी से एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे जो थ्योरेटिकल इनके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या आया? सेम आया। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? बोर। तो यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ लिए क्या? चलो लिखो, बोर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड करना है तो उसको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। इसमें एक डेरिवेशन है, वो पहले मैं कराता हूँ। पहले लिखो बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और यहीं से मेनली सिलेबस शुरू है, ठीक है ना, यहीं से। और उसके बाद में लिखो बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। लिख लिए? फर्स्ट में पहले लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लिखो, इट स्टेट्स दैट, लिखो क्या कर रही हो? बोर्स पोस्टुलेट्स में, इसमें 3 पोस्टुलेट्स है। तो फर्स्ट में लिखो, इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, पहले मैं एक एक लिखा के फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम revolves in a certain revolves in a certain stable orbits without the emission of radiant energy, without emission of radiant energy, full stop। लिखो, according to these postulates each atom has certain definite stable states in which it exists। इट का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनिट स्टेबल स्टेट्स इन विच इट एग्जिस्ट, इट का मतलब इलेक्ट्रॉन। एंड ईच स्टेट हैज डेफिनिट टोटल एनर्जी, फुल स्टॉप। लिखो, these are called stationary states of the atom। these are called stationary states of the atom। these are called stationary states of the atom। एक बार तुम खुद रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। रीड करो। क्या? अच्छा चलो ठीक है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी सब कुछ लिमिटेशंस हैं। उसको आगे किसी ने हर्ज ने उसको किया, ठीक है। और उसमें भी सम कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके बाद में समथिंग जिसने क्वांटम मैकेनिक्स से उसको ठीक किया गया। तो उतना हमको जाना नहीं है, ठीक है। हमको बोर मॉडल ही पढ़ना है, इसका लिमिटेशंस पढ़ लेना है बस, ठीक है। समझ गए?
जैसे हमने लिखाया था जैसे मैक्सवेल ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और वो क्या होगा, उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा और फाइनली जाके वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। बोर ने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के राउंड हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट एज्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करेगा, और जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। उसका उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इसका एनर्जी मान लो कि समथिंग, मान लो कि -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसका एनर्जी हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, नहीं इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि एक इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम बोलेंगे। समझ रहे हैं आ रहा, यही हमने लिखाया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट किसी, मतलब हमने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट एज्यूम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं मूव करेगा, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जैसे कि मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसका एनर्जी क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है। और इसको हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। क्या, हाँ, नहीं एनर्जी जैसे अभी हम बताएंगे कि सबकी एनर्जी कैसे से, वो एन पे डिपेंड करता है, वो एन पे डिपेंड, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। कौन गलत है, एकदम बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं तो मैंने बताया कि जैसे ए कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट है, इसमें हाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ठीक है। और वो अलग जैसे होता है वो दूसरा होता है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। उसके इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं और इसमें किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी हम पढ़ना है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर इसमें रहेगा तो उसका एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इसका एनर्जी मान लो कि -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एनर्जी कितना रहेगा, -5 रहेगा, समझ गए। इसमें बोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के राउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जितने ऑर्बिट है सभी में रिवॉल्व नहीं करता है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसका एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इस सबको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, बस यही है, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड कहा, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला बताओ, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, या एल इक्वल टू होता है आर, पी क्या होता है, एम बी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के केस में ए रेडियस ऐसे होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ऐसे होता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम भी आर साइन 90 दैट इज एम भी आर, समझ गए। तो ये चीज़ यूज करूंगा मैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। चलो नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो सेकंड पोस्टुलेट्स लिखो, लिखो सेकंड पोस्टुलेट्स में लिखो, इट स्टेट्स दैट
it states that electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus electron revolves around the nucleus only in those orbits whose angular momentum is an integral multiple of as an integral multiple of h by 2 pi, where h by 2 pi, ठीक है। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, याद है, पता है, आयोटा। नहीं, ये छोड़ दो, तुम सिर्फ यही लिखना, ये h by 2 pi, ठीक है। h by 2 pi को ऐसे लिखते हैं, और ये यहाँ पे नहीं है। where h is Planck's constant, where h is Planck's constant, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिखो। 10 एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, 10 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, QUANTIACD। क्या मीनिंग हुआ, इसको पढ़ के पहले देखो क्या मैं लिखाया। क्या मीनिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, यानी कि जिसका mvr क्या होना चाहिए, nh by 2 पाई होना चाहिए। और मान लो कि n की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। n कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, ठीक है। वो सभी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, उसी ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr h by 2 पाई हो, 2h by 2 पाई हो, 7h by 2 पाई हो, 8h by 2 पाई हो, एंड सो ऑन, ठीक है, समझ गए। तो अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका रेडियस rn है और उसका स्पीड मान लो कि vn है, तो उस केस में mv n r n इक्वल टू n h अपॉन में 2 पाई होगा। अगर मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे, अगर थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n की वैल्यू 3 लिखेंगे। और इसमें n क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिखो वेयर n इज, इसको लिख लेना है, ठीक है ना, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लिए। थर्ड पोस्टुलेट्स लिखो। नहीं नहीं लिख ली। हो गया। थर्ड पोस्टुलेट लिखो, लिखो इट स्टेट्स दैट
it states that an electron can make transition from one of its higher energy state to another of lower energy by emitting a photon. Full stop. लिखो the energy difference of photon the energy of photon is equal to the energy difference between initial and final states full stop. The frequency of emitted photon is given by the frequency of emitted photon is given by देखो जैसे इसमें कंडीशन ये है कि ENI इज ग्रेटर देन ENF। जैसे कोई स्टेट है, जैसे इसका मान लो कि NI ले लेते हैं, इसको NF ले लेते हैं, ठीक है। कोई दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है, ठीक है। तो कोई मान लो कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या करेगा, फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। फोटोन इमिट करेगा और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, यानी कि ENI माइनस ENF। तो यही मैं लिखाया। कोई एनर्जी अगर हायर एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट में, अगर लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा और उस फोटोन का एनर्जी क्या होगा, इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल टू होगा। जैसे मान लो कि इसका एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज करो, और इसका है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल से आता है किसमें, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना एनर्जी, 6। तो जो ये फोटोन इमिट करेगा उसका एनर्जी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, समझ गए। और एक ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा EN1 और ये है तुम्हारा EN2, और इसमें कंडीशन ये है कि EN2 इज ग्रेटर देन EN1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि लोअर से हायर पे जाता है तो ये क्या करेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और इस फोटोन का एनर्जी क्या होगा, फिर इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल टू होगा। यानी कि समझ रहे हो ना, अगर ये मान लो कि न्यू1 है तो H न्यू1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, EN2 माइनस EN1। यही मैं लिखाया, समझ गए पोस्टुलेट। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं, इस फोटोन का एनर्जी क्या होगा, इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल टू होगा। अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करो, ENI माइनस ENF अपॉन में क्या कर दो, H कर दो। तो फोटोन का एनर्जी क्या होता है, H न्यू। याद रखना फोटोन का एनर्जी क्या होता है, H न्यू और HC बाई लेमडा, इसको लिख लो तुम, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है, लाइट पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट पार्टिकल।
और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। हमने एज्यूम किया क्या एकदम होती है, नीचे जो होता है, अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा कि जो क्या। हाँ, अभी मैं जो न्यूक्लियस के पास होता है उसका एनर्जी कम होती है। नहीं, तो मैंने ये एक बताया कि अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या होगा, वो फोटोन इमिट करेगा। जैसे कोई करोड़पति लाखपति कैसे बन सकता है, कोई भी करोड़पति है लाखपति कैसे बन सकता है, पैसा उठा दे। जैसे वो क्या था, वो क्या था, बिल गेट। बिल गेट बहुत बड़ा आदमी था, उसने अपने, था नहीं, अब नहीं, अब नंबर वन पे नहीं था, अब तो पीछे आ गया। तो उसने क्या किया, उसके दो चिल्ड्रेन हैं, उनको दोनों को क्या किया, 10 10 करोड़ दे दिया और रिमेनिंग सब दे दिया। रिमेनिंग जो भी पैसा है वो ट्रस्ट को दे दिया। जैसे अब्दुल कलाम का देखो, अब ना टाटा का देखो, अभी इंडिया में अंबानी अंबानी नहीं करता, वो सबसे कंजूस अरबपति है। जैसे इसको देखो अब्दुल कलाम को, जब वो प्रेसिडेंट से रिटायर हुए, तो अब्दुल कलाम एपीजे, ठीक है, तो उनके उनके फंड में जितना भी पैसा था वो सभी ट्रस्ट वाले को दे दिए और उसके बाद में वो चले गए। चाहे टाटा को देखो, टाटा कितना उनका चलता है। चलो ठीक है, तो समझ गए। तो अभी मैं बताया कि कोई करोड़पति कैसे लाखपति बन सकता है, तो पैसे डोनेट कर देगा। तो इसका एनर्जी हायर है, लोअर में कब आएगा, जब एनर्जी डोनेट करेगा। और किसको डोनेट करेगा, तो फोटोन को डोनेट करेगा, ठीक है। और कोई लाखपति करोड़पति कैसे बन सकता है, जब वो लेगा। हाँ, तो ये क्या होगा, ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कब जाएगा, जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो ये क्या करेगा, फोटोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके लोअर से हायर में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसका एनर्जी मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका एनर्जी मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ऑब्जर्व करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेगा, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, वो मैं करा देता हूँ। लिखो लिखो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ऐसा है कि ये थ्योरी किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए है। तो हमारे सीबीएसई में ओनली हाइड्रोजन, लेकिन एंट्रेंस जेई में हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस है। तो चलो हम हाइड्रोजन के लिए ही करा देते हैं, या हाइड्रोजन लाइक के लिए करा ले तुम लोग, लेकिन जब पेपर में आएगा तो वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। जेड की वैल्यू 1 कर दो। क्या, अच्छा चलो लिखो, चलो हाइड्रोजन के लिए लिख करा देता हूँ। वहाँ पे तो एंट्रेंस में जो फॉर्मूला ही लिखा दूंगा मैं, ठीक है, जब मैं कराऊंगा। लिखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे बुकलेट में हाइड्रोजन लाइक के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मैं करा देता हूँ, बुकलेट में हाइड्रोजन लाइक के लिए दिया हुआ है। लिखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन एटम। तो सर्कुलर मोशन का क्या कंडीशन होता है, बता सकते हो। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू क्या होता है, mv² अपॉन में r। सर्कुलर मोशन का ही कंडीशन होता है।
कि सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। चलो तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि ये प्रोटॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड वी एन और इसका रेडियस क्या है आर एन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बिग होता है। तो यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स एफ, और एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, आर एन स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू फर्दर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब लिखेंगे बाई कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, यही लग रहा है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर एन स्क्वायर इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर अपॉन में आर एन। ठीक है, आर एन, तो इस आर एन से इसको कट कर दो, ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। ठीक है, इतना नोट करो। अच्छा, ये लिख लो, एक और देख लो, फ्रॉम फ्रॉम बोर्ड सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। तो एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। ठीक है, इसमें दो अननोन है और दो इक्वेशन है, हमको सोल्व करना है। आर एन और वी एन सोल्व करना है, वी एन, इसको इक्वेशन 2 कर दो। तो सबसे जानते ही हो, एक से आर एन या वी एन निकाल के दूसरे में पुट करो, वहाँ से निकाल लो, फिर उसमें पुट करो, निकाल लो, यही जानते हो। हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हो, या दूसरा वे ये है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करें, पुट करके या मल्टीप्लाई करके। जैसे अब हमने क्या कर दिया, 1 इंटू 2 कर दिया। अच्छा, 1 इंटू 2 कर दिया तो वी एन से वी एन के, चलो पहले इतना तो करो, इतना तो करो, इतना तो पहले नोट कर लो। हम्म, जैसे मर्जी हो ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो तो आर एन की वैल्यू निकाल के आर एन पुट कर दो, वैसे भी निकल जाएगा। फाइंड करना है, चलो जल्दी से इतना तक नोट कर लो पहले। ये तो कर ये लिए हो,
तो मैं मिटाता हूँ। अब 1 × 2 हम करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो देखो हम लिख देंगे ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, और इंटू हम कर देंगे कितना, एम भी एन आर एन, और इसको हम लिख देंगे क्या, एम भी एन स्क्वायर, इंटू हम कर देंगे एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो देखो इस आर एन से ये आर एन कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वी एन से एक वी एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई से ये 2 हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा, वी एन ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। चलो इतना नोट कर लो। ठीक है, अच्छा सुनो, ये सभी तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वी एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एन लिख सकते हैं, और वी एन इजक्वल टू होता है 2.18, या 2 लिख दो, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ब्रैकेट में अपॉन में एन लिख दो। समझ गए, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में पूछे स्पीड कितना होगा, तो 2.2 इंटू 10⁶, सेकेंड में कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड में कितना होगा, 3 से, एंड सो ऑन। ये 2.18 होता है, लेकिन 2 ले लो, ठीक है ना, एनसीईआरटी में 2 ही लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये सब कर लियो, हाँ पूछो, ये लिख लियो। कुछ नहीं किया हमने, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, और कट कुट करके वी एन हमको फाइंड कर दिया। अब इस वी एन की वैल्यू किसी एक में पुट करके हम आर एन निकाल लेंगे, या तो फर्स्ट में यानी तो सेकंड में, किस में पुट करूं, सेकंड में पुट करता हूं, चलो ठीक है, सेकंड में। न्यूक्लियाई में कोई डेरिवेशन नहीं है, सेमीकंडक्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद में एटम में एक डेरिवेशन है, ड्यूअल नेचर में कोई डेरिवेशन नहीं है, यानी कि चारों चैप्टर में मात्र एक डेरिवेशन है, एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर, ये सब एक साथ आता है। चलो पहले इतना नोट करो। और इसमें एक डेरिवेशन है, रे ऑप्टिक्स में 3 डेरिवेशन है, और वेव ऑप्टिक्स में एक डेरिवेशन है। सभी डेरिवेशन तो फर्स्ट बुक में है। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वी एन इन इक्वेशन 2, तो ये क्या था, एम वी एन, तो एम वी एन आर एन इक्वल टू क्या था, एन 2 पाई था, तो ऐसे लिख दो, आर एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन में 2 पाई इंटू 1 अपॉन में एम वी एन लिख सकते हैं ना, और इसको हम लिख देते हैं एन एच अपॉन में 2 पाई, एम कर दो, और वी एन की वैल्यू पुट कर दो। वी एन कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ऊपर में कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट और एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो आर एन इक्वल टू ये आ गया, तो ये याद रखना है, आर एन
इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आर एन इक्वल टू होता है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर इंटू एन स्क्वायर। ये भी वैल्यू याद रखना है। इसी क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं आर एन इजकल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। लिख सकते हैं ए नॉट क्या है ये, और ए नॉट क्या है तुम्हारा, ए नॉट है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई स्क्वायर, और इस ए नॉट को हम बोलते हैं बोर रेडियस। चलो ये सब तो कर लिए हो। तो ए नॉट इजकल टू हम फिर से लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई स्क्वायर, इसको बोलते हैं ये किसमें मैं nth ऑर्बिट में निकाल रहा हूँ, किसमें निकाल रहा हूँ, nth ऑर्बिट में। तो हमने आर एन निकाल लिया, वी एन निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी इन nth स्टेट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन nth स्टेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth स्टेट। लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, लास्ट में लिख लेना, ठीक है। एम वी एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, और इसमें चार्ज को हम साइन के साथ लेते हैं, याद है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज के, अच्छा, ई प्रोटॉन पे माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे अपॉन में आर एन, के Q1 Q2 अपॉन में आर एन लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Vn भी निकाल लिया हूँ, आर एन भी निकाल लिया, अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हम हाफ एम, Vn की वैल्यू बताओ, नहीं नहीं पैरामीटर में, ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस हो जाएगा, है ना, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एन की वैल्यू तो यहीं लिखाया था, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा कितना, पाई ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, एम ई टू द पावर 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं, देखो इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो एम ई टू द पावर 4 हो जाएगा, एम ई टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। पहले इतना करो, और इसमें से बहुत सारा चीज़ कॉमन है, कॉमन लेंगे, 8 नहीं 4, अच्छा चलो ठीक है, जैसे भी हो, चलो इतना तो करो, ठीक है। ये याद रखना है कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है,
और एक है पोटेंशियल एनर्जी। क्या? हाँ, सब कुछ मैं nth में ही निकाल रहा हूँ। अब उसमें थर्ड में निकालना है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो। मैं एक जनरल केस निकाल रहा हूँ और तुमको अब जिसमें निकालना है उसमें निकालो। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। ई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई टू दावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। चलो पहले नोट कर लो। देखो प्रोसेस समझ रहे हो ना कि क्या करना है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, वो सब अपने से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पुट करना, ये याद रखना कि हमको करना क्या है। कुछ नहीं है, एक एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन में आर लिख दिया और एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 लिख दिया। दोनों से हमने आर एन वी एन निकाल लिया और एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में आर एन वी एन की वैल्यू सोल्व कर देंगे। अब ये कितना आएगा जल्दी बता दो। ई एन इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगा तो माइनस एम 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में क्या लिखेंगे एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ई एन। चलो इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम फर्दर इसको, ये सभी क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। अच्छा, अब हमको समझ गए टोटल एनर्जी क्या आया, निगेटिव आया, तो इसका क्या मीनिंग है एनर्जी। मैं कोई एनर्जी डिफरेंस थोड़ी निकाल रहा हूँ कि फाइनल मशीन से लग रहा है कि निगेटिव आ गया तो एनर्जी लॉस होगा। ग्रेविटेशन तो पढ़ के ही आए हो। ग्रेविटेशन में जब हम प्लैनेट का जब एनर्जी निकालते थे तो वहाँ भी निगेटिव आता था। तो निगेटिव एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, जैसे ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो टोटल एनर्जी क्या आता था, निगेटिव आता था। तो वहाँ पे ये लिखाया गया होगा कि टोटल एनर्जी बिकम्स निगेटिव, दिस मीन्स दैट प्लैनेट इज बाउंडेड विथ सन। यहाँ पे लिखोगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव, दिस रिप्रेजेंट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस टू एट इंफिनिटी। ठीक है, लिखो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, द निगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी, ऐसे लिखो द निगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी, the negative sign of the total energy of an electron represents that electron is bounded with nucleus। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, energy will be required to remove the electron from hydrogen atom
हाइड्रोजनेट एटम टू इन्फिनिटी, और फार अवे फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, फार अवे फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, और वो है टोटल एनर्जी। क्या रिलेशन है? देखो हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी सुनो, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू विथ निगेटिव साइन टोटल एनर्जी। जैसे अगर टोटल एनर्जी मान लो कि -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जो भी टोटल एनर्जी है उसका हम निगेटिव में आएगा, उसको हम पॉजिटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी में बताओ। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ EN, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है EN के टर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो ना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी का ट्वाइस होगा। अगर जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? -13.6। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? +13.6। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 2 इंटू -13.6। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जरूरी है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन है कि टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और टोटल एनर्जी में -1 से मल्टीप्लाई कर दो या उसका पॉजिटिव ले लो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो ये डेरिवेशन हो गया। बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। पोस्टुलेट्स, डेरिवेशन दोनों हो गया। अगर मैं पढ़ा दूं तो आज पढ़ा दिया और सैटरडे को पढ़ा दिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूक्लियाई भी छोटा है, ये भी छोटा है, ड्यूअल नेचर भी छोटा ही है। ड्यूअल नेचर थोड़ा इस सबसे बड़ा है। सेमीकंडक्टर बड़ा है, अब सेमीकंडक्टर भी बड़ा है, लेकिन जैसे मैग्नेट इतना बड़ा नहीं है, सी इतना बड़ा नहीं है। और मेन तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, वेव ऑप्टिक्स भी छोटा है, और एक सेमीकंडक्टर मतलब कि है, इस सबसे बड़ा है। ठीक है, अब मेन है रे ऑप्टिक्स। चलो समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अभी जो मैं करा रहा हूँ ये सभी याद होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे निकालोगे नहीं, ये सब याद होना चाहिए। और जिसको जेई नीट देना है उसको तो एकदम फटाफट याद होना चाहिए। देखो अभी हमने यही लिखा था, EN इजकल टू -13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही लिखा था, है ना? तो n इजकल टू 1, E1 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 बता दो। E3 बता दो। 5.1 या 5। E4 बताओ। E5 बताओ।
5 तक तो नहीं तो 4 तक तो एकदम याद ही होना चाहिए, 4 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। और ये होता कैसे है, इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है n इक्वल टू 1, ठीक है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 भी लिख सकते हो या 1.5 ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, ये है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और है n इक्वल टू 4 और ये है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है n इक्वल टू 5। कैसे, इसको हमने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, देखो इसके बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो। 13.6 माइनस 3.4 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये सभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा देखो, एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे सुनो 0 होता है और ए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होता है तुम्हारा सेकेंड, दैट इज n इक्वल टू 3 क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको हमने लिख दिया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, बस इतना ही आ रहा है उसमें। ये सब याद होना चाहिए, ये सब जितना एनर्जी है वो सब याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है कि जैसे एक फोटो यहाँ पे इस में है, उसको इतना एनर्जी हमने दे दिया, तब चेक करोगे ना कि किसका एनर्जी डिफरेंस उसके इक्वल टू आ रहा है, तो एनर्जी ही नहीं याद रहेगा तो फिर चेक कैसे करोगे। इसलिए कम से कम 5 तक का नहीं तो 4 तक तो एकदम याद ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ पे डिवाइड करके हम देखने लगे कि किसका किसका कितना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में क्वेश्चन तो आज मैं नहीं कराऊंगा, एक और लिख लो रीडबर्ग फार्मूला, और ये भी कुछ नहीं है, एक रीडबर्ग फार्मूला और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस फार्मूला को हमने क्यों एक्सेप्ट किया, वो सबको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको क्यों एक्सेप्ट किया, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाया, और जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ और थ्योरेटिकली ऑब्जर्व हुआ दोनों क्या हुआ, सेम आया, और वो कैसे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लिए सभी। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रीडबर्ग फार्मूला, RYDBERG फार्मूला। RYDBERG फार्मूला, रीडबर्ग फार्मूला। चलो लिखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, अभी मैं थर्ड पोस्टुलेट्स लिखाया हूँ वही यहाँ पे लिखाऊंगा,
from when an electron makes transition from higher energy state, क्यों टाइम देख रहे हो बस इसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और वो क्या रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा दूंगा बस। क्या सैटरडे को क्यों छुट्टी रहेगा? G20 से यहाँ पे बाइडेन थोड़ी नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे G20 का ऐसे नहीं, पूरे बंद है, ठीक है। मैं अभी बात कर लूँगा, जो गार्ड रहता है ना वो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्लास रखूँगा। नेक्स्ट वीक मैं छुट्टी करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कब पेपर देने आओगे? कमिंग संडे या नेक्स्ट संडे? फुल सिलेबस का फर्स्ट बुक। हाँ तो चलो इस संडे तुम आकर दे देना चलो लिखो, क्या लिखे फिर से बोलो तो ना, क्या फिर से क्या बोले? देन या when an electron makes transition from higher energy state to lower energy state, higher energy state to lower energy state, comma, it emits a photon, full stop। लिखो the energy of photon is given by energy of photon is given by h nu और एच सी बाई लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई एन आई माइनस ई एन एफ। देखो मुझे लेमडा निकालना है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए दिया हुआ है, तो यहीं से तुम निकाल लोगे। मैं लेमडा निकालूंगा यानी तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू हम लिख देते हैं ई एन आई कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन आई स्क्वायर। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एम ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन एफ स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, एम ई टू द पावर 4 अपॉन में 8। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला तुमको याद रखना है, मैं निकाल के बता रहा हूँ, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, फार्मूला नहीं। हाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर लिख देते हैं और इधर कितना हो जाएगा? एन आई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं 1 बाई लेमडा, इसको हम लिख देंगे एम ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी और 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर इसी चीज़ को हम लिखते हैं आर एच, इसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, और 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर, यही हो इसी चीज़ को बोलते हैं 1 अपॉन में लेमडा को रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग फार्मूला, ठीक है, वो मैं लिखा रहा हूँ। और आर एच कि आर एच तो इतना लिखना जरूरी नहीं है ना, लिख देता हूँ एम ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इक्वल टू 1.09 10 to power 7 1.097 1.097 into 10 to power 7 per meter inverse. RH is known as Rydberg constant or this formula is known as Rydberg formula.
कौन सा डेरिवेशन क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा तो एक जगह पूछा हुआ फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए, तो इसमें क्या करोगे तुम, दोनों तरफ इस सी को यहाँ पे ला दोगे, है ना, और इसको कर दोगे इतना, बस आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखना है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो तो 1/λ c/λ होता है, 1/λ वेव नंबर। समझ गया ना? फ्रीक्वेंसी भी यहीं से तुम एच न्यू इक्वल टू दिस कर दो, उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी सुन लोगे या नेक्स्ट क्लास में सुनोगे? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सुन लो, तो बस सुन लो, कराऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में। पहले सुन लो कि एनसीईआरटी लेकर आए हो तुम लोग, नहीं लेकर आए हो तो नेक्स्ट क्लास में लेकर आना। पहले सुन लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं? रीडबर्ग फार्मूला, और इसको क्या बोलते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट। हमने ऐसा किया कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया या उस पर लाइट इंसिडेंट करा दिया, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी क्या करेगा, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और सभी क्या, इसमें एनर्जी मिनिमम किसका होता है? -13.6। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्स्ट स्टेट में रहना चाहेगा, n=1 में, ग्राउंड स्टेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम, जहाँ एनर्जी मिनिमम वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो हमने ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन हाइड्रोजन एटम लिया, नोट नहीं किए अभी, करो जल्दी, बस कहानी सुना दे रहा हूँ, उसके बाद में छुट्टी ही कर दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है, उसको हमने हीट कर दिया या उस पर लाइट इंसिडेंट करा दिया, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में सभी क्या होगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, कोई सेकंड में चला जाएगा, कोई थर्ड में, कोई एट्थ में, कोई 10th में, कोई 12th में चला जाएगा। अब जैसे ही हम उस पर हीट करना छोड़ देंगे या फोटोन इंसिडेंट कराना छोड़ देंगे, विद इन 10⁻⁻6 सेकेंड उस फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जैसे मान लो कि थर्ड से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे थर्ड से, जैसे ये है तुम्हारा 1 2 3, तो हो सकता है कि ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, या हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से फोर्थ से भी, ग्राउंड सबको तो आना है ग्राउंड में, इस तरह से हो सकता है कि कोई ऐसे आए, कोई ऐसे आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा हमको फोटोन मिलता है, बहुत सारे फोटोन मिले, समझ रहे हो ना? कोई 8th से आएगा तो दुनिया, जैसे मान लो कि 4th से आएगा, ये 4 है, 3 है, 3 2 1, तो एक तो ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, एक ऐसे हो सकता है, या एक ऐसे हो सकता है, समझ रहे हो, एक ऐसे हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होता है, n(n-1/2), तो इसमें कितने लाइंस है, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना हो जाएगा, 3 3 -1 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का यही फॉर्मूला होता है n(n-1/2), ये मैं कराऊंगा। इसमें कितना हो जाएगा 4, तो 6 हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 फोटोन इमिट कर सकता है। तो जब सारे फोटोन को हमने वेवलेंथ को मेजर किया, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा, 91 से लेके 122 के बीच में नैनोमीटर है, इसके बीच में लार्ज नंबर ऑफ हमको फोटोन मिला, ठीक है। उसके बाद में 365 से 656 तक, इसके बीच में भी लार्ज नंबर ऑफ फोटोन मिला, ठीक है।
उसके बाद में इधर तो स्पेस ही नहीं है, चलो लिख देता हूँ 8 अरे क्या 820 से 1875, इसके बीच में लार्ज नंबर ऑफ फोटोन मिला जिसका वेवलेंथ इसके बीच में आया। कोई ऐसा फोटोन नहीं मिला जिसका वेवलेंथ 91 से कम हो, या कोई ऐसा फोटोन नहीं मिला जिसका वेवलेंथ 120 और 365 के बीच में हो, या 656 इसके बीच में हमको कोई फोटोन नहीं मिला जिसका वेवलेंथ इस रेंज में हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन एटम को हमने हीट कर दिया तो सभी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन मिला, और सारे फोटोन के वेवलेंथ को जब हमने मेजर किया तो ऐसा कुछ आ रहा था। और इस चीज़ को जब भी जो हमने रीड वर्क फार्मूला निकाला या से हमने एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को, और इसका जो वेवलेंथ है या उस थ्योरी से जो हम निकालते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज जानते हो ना, तो सभी क्या होता है एग्जैक्ट यही आता है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल आ गया, इसलिए इस थ्योरी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें भी सम लिमिटेशंस है, इसमें भी सम कुछ ऐसा है जो इस बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो आगे कॉलेज में पढ़ना है सब हॉर्ज ने, फिर उसमें भी सम प्रॉब्लम आया तो उसको किसी दूसरे ने ये सब चीज़ को किया। गलत चीज़ें क्यों पढ़ते हो? मैं अभी मैं